नमस्कार। जीके कुछ ट्रैकर में आपका स्वागत है। प्राचीन इतिहास के प्रश्नों पर रेलवे ग्रुप डी अति संभावित प्रश्नों की सीरीज का यह छठा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसमें 30 प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम स्मृति है। तो सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक स्मृति वो है मनुस्मृति अर्थात वी। यदि हम मनुस्मृति की बात करें तो इसके जो रचनाकार थे वो थे मनु। ठीक है, आप याद रखेंगे। इसके साथ ही इसका काल याद रखेंगे, ये कब लिखी गई थी। तो 184 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। रचना के समय में ये उस समय भारत में मतलब कौन सा वंश था, तो शुंग वंश। तो कुल मिला के शुंग वंश का ये मानक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना या उसके उत्तराधिकारी कौन से वंश के बने। ठीक है, यानी कि मौर्यों के बाद में किसने सत्ता संभाली थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी अर्थात शुंग वंश ने। देखिए, शुंग वंश का जो संस्थापक था वो था कौन, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। इसने क्या किया था, इसने ये मौर्यों के सामंत थे, लेकिन मौर्यों का जो अंतिम राजा था बृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और उसके बाद में इसने इस पर शासन स्थापित किया। तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में मौर्यों का अंतिम राजा कौन था, बृहद्रथ की हत्या करके इस वंश की स्थापना की। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि मौर्यों का अंतिम राजा कौन था। अगला प्रश्न है लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र के द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया। इस पे हम बात कर चुके हैं। तो कौन सा है, ये है शुंग वंश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इसकी स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी, लेकिन इसका अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। तो देवभूति जिसकी हत्या वासुदेव ने, किसने, वासुदेव ने की और कड़ो वंश की स्थापना की। ठीक है, कौन से वंश की, कड़ो वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। किस वंश का, सातवाहन वंश का। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि कड़ुआ वंश का जो संस्थापक था वासुदेव था, लेकिन कड़ो वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने, किसने, सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था, सिमुक था। वहीं अगर हम इनके राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ठीक है, सातवाहन राजाओं की राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान, गोदावरी नदी के किनारे है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने की या दान देने की जो प्रथा है उसको सबसे पहले किसने चलाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की। तो सबसे पहले भारत में ब्राह्मणों को भूमि दान करने की जो प्रथा थी वो सातवाहन शासकों ने चलाई थी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे महान शासक था। अन्य शासकों में अगर हम बात करें तो पुलुमावी था, वशिष्ठी पुत्र था। देखिए, चाहे पुलुमावी हो, वशिष्ठी पुत्र हो या फिर ये क्या नाम है, सातकर्णी हो, इन सब के पहले महिलाओं के नाम लिखे गए हैं। आंध्र सातवाहन जो वंश था उसके शासक अपने नाम के आगे महिलाओं के नाम को लिखा करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है कि सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं। अब सिक्के पे प्रश्न आया है तो हम सिक्कों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
तो और प्राचीन समय की बात करें तो उस सिक्के को क्या कहते थे, पंचमार्क, जो हम पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं। पंचमार्क सिक्का प्रचलन में था प्राचीन समय में, हालांकि मौर्यों के समय में भी ये काफ़ी प्रचलन में रहा। वहीं सातवाहन शासकों के सबसे ज़्यादा जो सिक्के जारी होते थे वो होते थे शीशे के, ठीक है, और ये शीशा रोम से मंगाते थे ये लोग, ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। साथ में ही अगर आपसे बात करें कि वो कौन से शासक थे जो सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे, सोने के सबसे पहले सिक्के जो जारी करते किए थे वो थे हिंद यूनानी। कौन थे, हिंद यूनानी, या फिर हिंद यवन कह लीजिएगा, ठीक है। तो हिंद यवन शासक वो पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि चांदी के सिक्के सबसे ज़्यादा किसने चलवाए थे, तो उन्होंने चलवाए थे, वो उनका नाम था शक। शक मतलब चांदी के सिक्के, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे शुद्ध सिक्के, सोने के सबसे शुद्ध सिक्के किसने चलवाए थे, तो सोने के अगर सबसे शुद्ध सिक्कों की बात करें तो ये कुषाणों के द्वारा चलवाए गए थे, ठीक है। कुषाणों में अगर आप याद रखेंगे कनिष्क को तो आप भूलेंगे नहीं। सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा कुषाण के समय में चले थे। वहीं सबसे ज़्यादा तो चले थे आरंभिक समय में, सबसे ज़्यादा तो चले आरंभिक समय में, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के थे, ये आपको याद रखना है। अगर हम ओवरऑल प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्कों की बात करें तो गुप्त शासकों ने चलवाए थे। किसने चलवाए थे, गुप्त शासकों ने चलवाए थे। तो अब आप याद रखेंगे, प्राचीन समय में जो भारत का सिक्का होता था उसे पंचमार्क कहते थे, ठीक है। सातवाहन शासकों ने सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के चलवाए थे। उसके बाद में अगर सोने के सिक्के सबसे पहले भारत में किसने चलवाए थे तो वो हिंद यवन शासकों ने चलवाए थे। चांदी के सिक्के सबसे ज़्यादा किसने चलवाए थे तो शकों ने चलवाए थे। सोने के सिक्के सोने के सबसे शुद्ध सिक्के किसने चलवाए थे तो कुषाणों ने चलवाए थे। वहीं अगर हम बात करें कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने चलवाए थे तो वो गुप्त शासकों ने चलवाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। देखिए, शक संवत की अगर हम बात करें तो ये जब कनिष्क, ये किसने चलवाया था, कनिष्क ने चलवाया था। किसने, कनिष्क ने। क्यों चलवाया था, क्योंकि जब इसने शकों पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के उपरांत ये गद्दी पर बैठा तो उसका समय था 78 ईस्वी। शकों की विजय के उपलक्ष्य में इसने एक संवत जारी किया था जिसका नाम था शक संवत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कनिष्क, यानी कि कनिष्क के शासनकाल से। शक संवत के बारे में एक फैक्ट और याद रखना है, ये राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भारत के संविधान में भी स्वीकारा गया है। तो राष्ट्रीय संवत है या राष्ट्रीय पंचांग है तो इसको भारतीय संविधान ने भी अपनाया है। और अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान ने इसे कब अपनाया है तो 22 मार्च 1957, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है तो शक संवत है। कब अपनाया है, 22 मार्च 1957 को। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है, तो हम इसको पहले ही बात कर चुके हैं, ये किस नाम से जाना जाता है, शक संवत। इसका प्रचलन अगर बात करें तो किसने करवाया था, कनिष्क ने, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। कनिष्क जब अपनी राजगद्दी पर बैठा तो उस समय यानी कि 78 ईस्वी में इसने एक संवत चलवाया जिसे क्या कहा गया, शक संवत कहा गया। और इसको भारतीय संविधान ने भी अपनाया है। कब, 22 मार्च 1957 को। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिर से शक संवत पर आधारित है। शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था, तो हम कई बार आपसे बात कर चुके हैं 78 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, अर्थात ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है। प्रथम मास मतलब महीना, ठीक है। तो शक जो हिंदू कैलेंडर में हम मानते हैं उसे पहला क्या मानते हैं, चैत्र। तो ये शक पंचांग का ही होता है, ठीक है। प्रथम महीना चैत्र का होता है, फिर बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, आश्विन क्वार को बोलते हैं ना, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ऐसे करके 12 महीने होते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख से उल्लेख होता है। तो देखिए, हेलियोडोरस था कौन? तो ये यवन शासकों का राजदूत था। कौन था? राजदूत था। यवन शासक थे, उनका राजदूत था, है ना। इसने बेशनगर, बेशनगर किसको बोलते हैं? विदिशा को। मध्य प्रदेश का आज का जो विदिशा है उसको क्या बोलते थे प्राचीन समय में? बेशनगर। ठीक है। तो विदिशा में वासुदेव के सम्मान में, वासुदेव वहाँ का राजा था, तो वासुदेव के सम्मान में एक स्तंभ बनवाया था जिसका नाम था बेशनगर गरुड़ स्तंभ। ठीक है, बेशनगर गरुड़ स्तंभ। ठीक है, किसके सम्मान में बनवाया गया था? तो वासुदेव के सम्मान में। इस बेशनगर गरुड़ स्तंभ से हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे जानकारी मिलती है कि मध्य भारत में भागवत धर्म का विकास, है ना, मध्य भारत में भागवत धर्म के विकास की जानकारी हमें किससे मिलती है? बेशनगर गरुड़ स्तंभ से। तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था, किसने लिखा था? तो ये लिखा था डी चरक ने। ठीक है, चरक को क्या कहते हैं? आयुर्वेद का जनक बोलते हैं। चरक ने आयुर्वेद पर क्या लिखा था? एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था चरक संहिता। क्या नाम लिखा था? चरक संहिता। तो इनकी पुस्तक का नाम चरक संहिता है, जो किस पे लिखी गई है? चिकित्सा शास्त्र पर लिखी गई है। तो आप ये याद रखेंगे, चरक संहिता ये चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। अगर हम बात करें कि चरक किसके दरबार में रहते थे, तो ये कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो हम इस पे बात कर चुके हैं, चरक को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम चरक संहिता, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। मनु के बारे में याद रखना है, इन्होंने मनु स्मृति लिखी थी। ठीक है, मनु स्मृति लिखी थी, तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला किसने खोजी थी? तो देखिए, कागज बनाने की जो कला थी सर्वप्रथम चीनियों के द्वारा खोजी गई थी। अगर यही हम बात करें कि इसमें से कौन सा था जिसने इसकी खोज की थी, तो वो था जिंग झेंग। ठीक है, जिंग झेंग। हालांकि ये नाम आप याद रखें न रखें, लेकिन आप ये याद रखें कि चीनियों के द्वारा खोजी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी? तो देखिए, गांधार जो कला है ये दो कलाओं से मिलकर बनी है। ठीक है, दो सभ्यताओं के मिलने से बनी है, और वो है कौन कौन सी? पहली है भारतीय, भारतीय, और प्लस दूसरी है यूनानी, यूनानी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो गांधार कला शैली है वो भारतीय और यूनानी, इन दोनों कला शैलियों से मिलकर के, या दोनों कला सभ्यताओं से मिलकर के बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो डी है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो देखिए, पहले तो हम विक्रम संवत को समझते हैं। तो जो विक्रम संवत था, विक्रम संवत था, वो चला था 57 ईसवी पूर्वी, ईसा पूर्व में। ठीक है, 57 ईसा पूर्व में। ये किसने चलवाया था? उज्जैन का एक राजा था विक्रमादित्य, जिसने शकों को हराया और अपना एक संवत चलवाया, विक्रम संवत। ठीक है, शक संवत था, ये चला था 78 ईस्वी में। कनिष्क ने जो शकों को हराया था तब इसको चलाया था। ठीक है, तो अब इनमें अंतर आप देख लेते हैं। तो अंतर ये ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है, तो दोनों जुड़ जाएंगी। 7 और 8 15, 5 और 7 12 और 1 13, अर्थात 135 वर्ष। ठीक है, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? सी, अर्थात 135 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? देखिए, जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का शासक था, या ये ऐसे बोल सकते हैं कि कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। इसकी जो स्थापना की थी कुषाण वंश की, वो कुजुल कडफिसेस ने की थी। ठीक है, इनकी अगर प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो पेशावर थी।
लेकिन द्वितीय राजधानी की बात करें जो मथुरा थी, हालांकि मथुरा बाद में बनी, लेकिन ये पेशावर राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये कनिष्क के समय की है। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कनिष्क। इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। 78 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा, इसने शक संवत चलवाया था, ठीक है। इसने क्या किया, इसकी राजधानी दो थी, पहली पेशावर थी, दूसरी मथुरा थी, ठीक है। रेशम मार्ग पर इसने नियंत्रण किया। इसके एक कवि का नाम याद रखना है, क्या नाम है? चरक। क्या नाम है? चरक। इसने चरक संहिता लिखी थी, ठीक है। इसके एक राजकवि और थे, इसका राजकवि थे वो, है ना, ये राजवैद्य थे चरक, ये राजकवि थे, वो थे अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है। हालांकि इन्हीं के दरबार में नागार्जुन रहा करते थे, ठीक है। नागार्जुन को सापेक्षता का सिद्धांत देने का श्रेय जाता है। चौथी बौद्ध संगीति भी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कहाँ पर? कश्मीर में, तो आप इसे भी याद रखेंगे। चौथी बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें कि इसकी जो अध्यक्षता थी तो वो किसने की थी? वसुमित्र ने की थी, और वसुमित्र इसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। इस प्रकार हम, इस प्रश्न का राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये जो कुषाण काल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था वो हुआ था कला के क्षेत्र में, ठीक है। कौन कौन सी कला का विकास हुआ? एक थी गांधार कला, एक थी गांधार कला। गांधार कला का हम बात कर चुके हैं कि भारतीय और यूनानी सभ्यताओं से मिलकर के ये गांधार कला बनी। दूसरी थी मथुरा कला शैली, ठीक है, दूसरी थी मथुरा कला शैली, तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय इतिहास में अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसका नाम है कनिष्क। हम कनिष्क के बारे में बात कर चुके हैं कि 78 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठता है, कुषाण वंश का सबसे महान शासक है, और ये इसे ही अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसने बौद्ध धर्म का प्रचार, ये देखिए, एक तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगर बौद्ध धर्म में भी बात करें तो किस शाखा का था? महायान शाखा का था, ठीक है। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी, मतलब लोगों को इधर उधर भेजा था अशोक की तरह, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अशोक द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं अर्थात सोने की मोहर चलवाई थी? तो हम बात कर चुके हैं इस पे, और देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, अर्थात कुषाणों ने। चूंकि यहाँ गुप्त शासकों का ऑप्शन में नहीं दिया गया है, नहीं तो सर्वाधिक जो सोने के सिक्के चलवाए थे वो गुप्त शासकों ने चलवाए थे, ठीक है। हम बात करें पहले वो शासक बताइए जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, तो वो थे हिंद यूनानी। कौन थे? हिंद यूनानी सबसे ज़्यादा सोने के, सबसे पहले सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए थे, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो किए थे कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने। और अगर कुषाणों ने आरंभिक तौर पर सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी भी किए थे, है ना, तो इसके लिए ये राइट आंसर है। हालांकि गुप्त शासकों ने बाद में इनसे भी ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन अगर हम सबसे शुद्ध सिक्के की बात करें तो ये कुषाण शासक थे, और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के की बात करें ओवरऑल टाइम में तो वो गुप्त शासक थे। तो आप ये सब फैक्ट याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए थे? तो देखिए, एक अभिलेख मिला है, कौन सा? एक अभिलेख मिला है हाथी गुम्फा। कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख। इस हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें कलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, कलिंग प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका जो सबसे महान शासक था उसका नाम था खारवेल। क्या नाम था? खारवेल, ठीक है। अगर हम कलिंग की राजधानी की बात करें, इसी से हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो वो थी तोसली। तोसली के बारे में हम पिछली बार भी बात कर चुके हैं जब कलिंग का युद्ध हुआ था। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में, ठीक है। लेकिन अगर हम खारवेल की बात करें तो ये चेदी वंश का शासक था। किस वंश का था? चेदी वंश का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं, यानी कि सबसे पहले कौन सा वंश था, उसके बाद कौन सा था, इस प्रकार से आपको सजाना है। तो देखिए, जो मौर्य थे
जो मौर्य थे, अगर हम यही देख लें, मौर्य थे तो मौर्यों ने 322 ईसा पूर्व में, कब, 322 ईसा पूर्व में मगध पर शासन स्थापित किया था। और इनका पहला जो राजा था जिसने शासन स्थापित किया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अगर हम शुंगों की बात करें तो शुंगों ने, पुष्यमित्र शुंग था, उसने 185 ईसा पूर्व में, 185, ठीक है, ईसवी में, है ना, माफ कीजिए, हाँ, ईसा पूरब में, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ये ईसा पूरब की बात कर रहे हैं। तो शुंग, पुष्यमित्र शुंग था, उसने शासन स्थापित किया था। ठीक है। उसके बाद में आए कुषाण। कुषाणों ने जो है 58 ईसा पूरब में शासन स्थापित किया। और अगर इनके राजा की बात करें तो वो कौन था, आप याद, आपको बता चुके हैं, आपको याद है क्या, कमेंट करके बताएं, अन्यथा मैं बता देता हूँ। ठीक है। गुप्त जो था, गुप्तों का शासन, वास्तविक शासन 319 से ही माना जाता है। ठीक है। कब से, 319 से 550 ईसवी तक, लेकिन ये ईसवी है, आप याद रखेंगे। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। हालांकि इसके वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है, जिसका शासन 319 ईसवी से शुरू होता है। ठीक है। आपको मैंने पूछा था कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था कुजुल कडफिसेस। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए, हम इस पे बात कर चुके हैं। इसका जो संस्थापक है वो था श्रीगुप्त, लेकिन अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें, श्रीगुप्त इसका संस्थापक था। ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। और अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें तो ये चंद्रगुप्त था। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय भी गुप्त साम्राज्य में हुआ है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय अलग था और चंद्रगुप्त प्रथम अलग था। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का, और चंद्रगुप्त द्वितीय को सबसे महान शासक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है। लेकिन अगर हम यही गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछ लें, अंतिम शासक कौन था, तो फिर कौन था वो, विष्णुगुप्त था। कौन था, विष्णुगुप्त। इसमें अन्य कई शासक हुए, जैसे समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को हम क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन बोलते हैं। इनमें जो एक और था, चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके दरबार में फाहियान आया। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। गुप्त साम्राज्य का काफी महान हुआ कौन, समुद्रगुप्त। ठीक है। समुद्रगुप्त को हम क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। ठीक है। इतिहासकार स्मिथ था, इसने इसे भारत का नेपोलियन बोला है। कौन था, स्मिथ था। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है। ये संगीत प्रेमी भी था। अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो ये संगीत प्रेमी था। ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, कविराज भी बोलते हैं। संगीत प्रेमी था, ऐसा हम इसके जो सिक्के मिले हैं उस पे संगीत की आकृति छपी हुई, बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संगीत प्रेमी बोलते हैं। इसका एक कवि था जिसका नाम था हरिसेन। क्या नाम था, हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है या फिर लिखा है। ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हम बता चुके हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये किस वंश का था, गुप्त वंश का था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके दरबार में फाहियान आया था, है ना, तो उसी ने अपने आप को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी, क्योंकि ये शकों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। हालांकि शकों की विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, तो ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो देखिए,
किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके समय में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक यानी चौमुखी विकास हुआ। ठीक है, चारों तरफ खुशहाली थी, शांति थी, साथ ही कला एवं संस्कृति का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, तो इस वजह से हम भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे बोलते हैं? गुप्त काल को बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? सबसे पहले हम बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है मेहरौली। कहाँ? मेहरौली। ठीक है, मेहरौली में ये स्थित है। मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में। मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में, कुतुब मीनार के पास। तो ये वहाँ स्थित है। इस पे समस्या ये है कि इसमें चंद्र नामक राजा का उल्लेख किया गया है, सिर्फ चंद्र लिखा गया है, इसलिए थोड़ा डाउट रहता है। लेकिन ये चंद्र जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में संकेत करता है, जो गुप्त सम्राट था। इसकी जो खासियत है, इस लोह स्तंभ की खासियत क्या है? अभी तक जो है जंग नहीं लगी है, इसकी चमक वैसे ही बरकरार है। अभी तक जंग नहीं लगी है और जो चमक है इसकी वो पहले जैसी ही बरकरार है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लेकिन आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।